हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कि आखिर हम जो न्यू ईयर है वो 1 जनवरी को ही क्यों बनाते हैं और वो कौन है जिसने डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और एक ऐसी सच्चाई है जो आप लोगों से छुपाई गई है, किसी ने बताया नहीं है। तो जब मैं एक क्वेश्चन किसी से पूछता हूँ कि आखिर 1 जनवरी को न्यू ईयर क्यों मनाते हैं, तो मुझे जो आंसर मिलता है वो ये है कि हमारा जो साल है वो जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है। जनवरी का जो फर्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी, दिस इज द न्यू बिगनिंग, नए साल का की शुरुआत होती है, इसलिए इसको हम न्यू ईयर बनाते हैं। यस, ये सही है पर बिल्कुल गलत है। बोलोगे ऐसा क्यों गलत है? मैं आपको लॉजिकली ये प्रूव करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो है कि व्हाई ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम द जनवरी। आखिर ग्रेगोरियन यानी कि हमारा जो मॉडर्न कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर भी वो जिसको हम बोलते हैं, वो जनवरी से ही शुरू क्यों होता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगा। यदि मालूम है तो कमेंट में बताइए, यदि नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए। तो हमारा साल जनवरी क्यों शुरू होता है, इसका कोई भी लॉजिकल रीजन है ही नहीं। यस, कोई लॉजिकल रीजन नहीं, और ये मैं लॉजिक के साथ आपको प्रूव करूंगा आज। ध्यान से देखते रहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो इंग्लिश कैलेंडर के जो मंथ्स हैं, जनवरी दिसंबर, आखिर इनका नाम ये क्यों पड़ा। तो हम स्टार्टिंग के 6 मंथ्स यदि हम देखेंगे तो ये किसी ना किसी रोमन देवी या देवता के ऊपर रखे गए हैं। एंड इसके बाद इसका जो ये जुलाई एंड अगस्त, 7th और 8th मंथ जो है, ये रखे गए हैं रोमन एम्पायर के जो दो सबसे बड़े एम्परर हुए थे, जूलियस सीजर एंड अगस्टन सीजर, इनके ऊपर रखे गए थे। तो आखिर इनको यहाँ कैलेंडर में जगह क्यों मिली? बिकॉज ये कैलेंडर स्टार्टिंग में डिजाइन ही रोमन लोगों ने किया था, और अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए 2 महीनों के नाम, 2 मंथ्स के नाम उन्होंने अपने नाम पर रखे। इतना ही नहीं, आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, 30-31 डेज जो होते हैं हर महीने में अल्टरनेट होते हैं, लेकिन केवल जुलाई और अगस्त ऐसे हैं जहाँ कंटिन्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला हम छोटे नहीं हो सकते, हमें सबसे बड़ा बनना है, मतलब हमारा महीना भी बड़ा होना ही चाहिए। इसलिए इन दोनों के मंथ्स में 31 डेज होते हैं, और ये केवल इन दोनों में ही कॉन्जिक्यूटिव होता है और कहीं भी फॉलो नहीं होता। फिर आप बोलोगे सर फरवरी में 28-29 के होते हैं, मात्र 30-31 नहीं होता। उसका रीजन भी मैं अभी देने वाला हूँ विद इन 1 मिनट, ध्यान से सुनिए। तो ये किसके नाम पर है? इन राजाओं के नाम पर है। ऊपर वाला किसके नाम पर है? देवी देवताओं के नाम पर है। तो बाकी के 4 किस पर नाम पर है? यहाँ ध्यान से देखो, एक सिमिलरिटी दिखेगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यदि हम इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करें तो देखेंगे, सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्ट? 7, ऑक्ट 8, नव 9, दिस मतलब 10, यानी कि दिसंबर का मतलब है 10th पार्ट। और एम्बर यदि हम इसको संस्कृत से देखें तो इसका मतलब होता है अंबर। अंबर मतलब आकाश, स्काई, स्काई का 10th पार्ट। नवंबर 9, अक्टूबर 8, सितंबर 7, जबकि सितंबर इज नॉट द 7 मंथ, इट्स अ 9 मंथ। 9 मंथ का नाम सितंबर है, 10th मंथ का नाम अक्टूबर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसको यदि आप हिस्ट्री में आप दोबारा जाके देखोगे या गूगल ही सिंपल कर लोगे, इवन एआई आप कर लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो ओल्ड रोमन कैलेंडर था स्टार्टिंग में बना था, उसमें ओनली 10 मंथ्स थे। कहां से? मार्च से शुरू होके दिसंबर तक। अब जरा देखिए, मार्च यानी कि फर्स्ट था, ये सेकंड था, देन ये सेप्ट, एक्ट, नव, डेस, मतलब 7th 8th 9th एंड 10th। अब बिल्कुल सीक्वेंस में है कि नहीं? यस, बिल्कुल सीक्वेंस में। तो रोमन कैलेंडर में ये 7th मंथ था, 8th मंथ, 9th मंथ है, 10th मंथ। उसके बाद फिर ये जनवरी फरवरी कहाँ से आए? क्योंकि हमारा साइंस डेवलप हुआ और हमें समझ में आया, हमें मतलब साइंटिस्ट को समझ में आया, रोमन जो लोग थे उनका कैलेंडर सब लोग फॉलो करने लगे थे क्योंकि उनका एम्पायर बहुत बड़ा था। इसीलिए उन्होंने देखा कि जो कैलेंडर है इसको कुछ और ज्यादा साइंटिफिक सिस्टमेटिक बनाते हैं। तो उन्होंने सन के अकॉर्डिंग अलाइन करने का प्रयास किया। रोमन लोगों ने भी सन के अकॉर्डिंग अलाइन करने का प्रयास किया, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारा सन जो है अर्थ के चारों तरफ 365 डेज में चक्कर काटता है, लेकिन ये तो पूरे दिन हुए ही नहीं, तो नई साल की हम बात कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए उनको 2 मंथ्स और ऐड करने पड़े, जिसको भी रोमन लोगों के देवी देवताओं के नाम पर ही ऐड कर दिया गया, जनवरी एंड फरवरी। मतलब ये 11th एंड 12th मंथ हैं, ना कि फर्स्ट एंड सेकेंड। और इसका एक और लॉजिकल मैं प्रूफ देना चाहता हूँ कि आप देखो हर मंथ में 30-31 डेज है, लेकिन फरवरी ऐसा है जो 28 या 29 रखता है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में आया। जब लास्ट में फरवरी आया तो देखा टोटल 365 डेज यदि मुझे करने नॉन लीप ईयर में, तो यहाँ पर मैंने 31 दे दिए, क्योंकि है ना 31 दे दिए, तो 31 के बाद यहाँ पर कितना है? 28 करने पर ही 365
5 हो जाएगा और लीप ईयर में 366 हो जाएगा। तो इसलिए उसको 30 या 31 करने का चांस ही नहीं मिला। वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। इसलिए क्या किया गया, फ़रवरी को थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस करना पड़ा। जैसे कि घर में होता है ना, स्पेशली मम्मियाँ लास्ट में खाती हैं कि लास्ट में थोड़ा जितना भी बचा है उसी में सैटिस्फाइड हो जाते हैं। सिमिलरली फ़रवरी वो लास्ट मंथ है जिसको कम वैल्यू में भी सैटिस्फाई होना ही पड़ा था। तो हम देखेंगे जनवरी से शुरू होता है नया मंथ या नया ईयर। 1 जनवरी न्यू ईयर माना जाता है, एक न्यू बिगिनिंग है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसका उल्टा यदि हम हमारे न्यू ईयर के बारे में देखते हैं, यानी कि वैदिक न्यू ईयर के बारे में, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि मॉडर्न जो कैलेंडर है, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर ही बोलते हैं। किस पर बेस्ड है? सोलर, इसको सोलर कैलेंडर बोला जाता है क्योंकि ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन, सन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जबकि हमारा जो वैदिक कैलेंडर है, जिसका नाम विक्रम संवत है, इसकी कहानी की भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल है इसके बारे में कि उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना ही पड़ेगा। पर हम थोड़ा-सा देखते हैं। विक्रम संवत जो है ल्यूनिसोलर है। बोलोगे सर ल्यूनिसोलर क्या होता है? ल्यूनिसोलर मतलब ल्यूनर बोला जाता है मून को। तो हमारा रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। रिलेटिव मोशन पे के बेसिस पर कैलकुलेशन होता है। रिलेटिव मोशन किसके बीच में? रिलेटिव मोशन सन एंड मून दोनों। अच्छा, तो हमारा दो-दो को स्टडी करता है, 2-2 के मोशन को, यानी कि सन का भी मोशन स्टडी होता है, मून का भी मोशन स्टडी होता है। इनफैक्ट उन दोनों का रिलेटिव मोशन स्टडी होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन, है ना? तो रिलेटिव मोशन के बेसिस पर है और दिस इज द विक्रम संवत कैलेंडर, द मोस्ट साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल कैलेंडर। फिर सर हम इसको फॉलो क्यों नहीं करते? इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं जाता। हमारे स्कूल में सिखाते ही नहीं हैं कि आखिर इसको पढ़ना कैसे है। आपको याद रहता है आज की डेट क्या है, लेकिन ये याद नहीं रहता आज तिथि क्या है। तो ये से मोस्ट साइंटिफिक और प्रैक्टिकल कैलेंडर है, बस इसको हमें थोड़ा पढ़ना सीखना है। आगे के वीडियोज में आपको इसको पढ़ना भी सिखाऊंगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिटेल में बात करना चाहते हैं। तो यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, सर ठीक है आपने मुझे हमें बताया जनवरी से शुरू होने का कोई लॉजिक नहीं है, तो इस बात का क्या लॉजिक है कि है ना विक्रम संवत जो है वो चैत्र से शुरू हो जाए? यस, इसका लॉजिक मैं आपको देता हूँ। तो इसका बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि हम देखते हैं, दिस इज अलाइन विद द नेचर। हमारा जो विक्रम संवत है ये नेचर से अलाइन है, यूनिवर्स से अलाइन है। यानी कि चैत्र से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। मतलब केवल हमारा नहीं, केवल भारतवासियों का नहीं, हमारा सनातनियों का नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स का, पूरे अर्थ प्लेनेट का न्यू ईयर होता है। यस, पूरे अर्थ प्लेनेट का। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो कि ये नेचर से अलाइन करता है। क्यों? नंबर 1 पॉइंट, न्यू बिगिनिंग ऑफ द नेचर। आपने देखा होगा जैसे ही चैत्र मंथ आता है, चैत्र मंथ में बोला जाता है कि हमारा जो हेमिस्फीयर है, हमारा जो अर्थ है, ये हाईएस्ट, इस पर जो सनलाइट आती है उस समय, और स्प्रिंग का सीजन यानी कि बसंत ऋतु आ जाती है, तो चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, फल आने लगते हैं, इतना सुंदर हो जाती है पूरी धरती। तो धरती सुंदर हो रही है मतलब कि नहीं, शुरुआत हो रही है, पुनर्जन्म हो रहा है धरती का, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। तो ये जो चैत्र पर हमारा जो नव वर्ष है वो केवल हमारा इंसानों का नहीं, जानवरों का, इवन पृथ्वी, पूरे अर्थ प्लेनेट का नव वर्ष होता है, न्यू ईयर होता है। नेक्स्ट, हार्वेस्ट एंड ग्रेटिट्यूड। इसी समय फसलों की कटाई होती है और ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट डिफरेंट जो संस्कृति है उन सब में बनाए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। एंड लास्ट, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। स्पिरिचुअल रिन्यूअल, लोगों को मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। अपना एक नया जैसे बोलते हैं ना दिसंबर में एक नया सा एक लिस्ट बनाओ क्या क्या हम चेंजेस लाना चाहते हैं। वो असली चेंज कहाँ से फुलफिल होते हैं? जब चैत्र महीना आता है, यानी कि मार्च और अप्रैल के जो मिड का पार्ट होता है वहां से चैत्र शुरू होता है, और वहां से हमारा एक रिन्यूअल पार्ट, हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंज ला पाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे जा पाते हैं। ये एक बिगनिंग होती है। और ऐसा भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देखा कि जो हमारा ब्रह्म पुराण है वहां पर ये बताया गया है कि ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा जो है, बिगिन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन दिस डे, कि यही वो दिन था, चैत्र प्रतिपदा। यस, चैत्र प्रतिपदा वो दिन था जिस दिन ब्रह्मा जी ने इस यूनिवर्स को बनाना शुरू किया था। ये वो पहला दिन था, स्टार्टिंग पॉइंट। इसलिए हम इसको न्यू वर्स बनाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में इसको मनाया जाता है। जैसे कि गुड़ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है सेम डे।
कर्नाटक में योगड़ी के नाम से जाना जाता है, कश्मीरी पनीर नवरे के नाम से बनाते हैं, राजस्थान में थापना के नाम से बनाते हैं, मणिपुर में सजीबू नोंगम पनवा के नाम से बनाते हैं, सिंधी चेती चंड के नाम से बनाते हैं, कोंकण कोस्ट में संवत्सर पड़वो एंड उत्तराखंड में चैती। ये केवल कुछ ही नाम है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। आप गूगल करोगे, यही करोगे, आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, अलग-अलग जगह भी आपको मिलेगा कि इस दिन को अलग-अलग फेस्टिवल के फॉर्म में मनाया जाता है, एक नई शुरुआत के फॉर्म में मनाया जाता है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपने हमें बताया जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो मंथ्स होते हैं इसके नाम के पीछे कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है, आप बोले मैथमेटिकल रीजन नहीं है, है ना? सब इमोशनल रीजन है, सेंटिमेंटल रीजन है। तो क्या हमारे जो नाम हैं वैदिक कैलेंडर के, चैत्र, वैशाख, इसके पीछे भी सेंटिमेंटल रीजन है क्या? नो, कंप्लीट मैथमेटिकल रीजन है। एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद ये नाम लिखे गए हैं। तो हाँ, ऐसा कैसे है? यस, मैं आपको विदिन 2 मिनट्स इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा प्रूव करता हूँ कि जैसे चैत्र महीना है तो चैत्र महीने का नाम चैत्र ही क्यों पड़ा? क्योंकि इस महीने में एक पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा जानते हैं ना, चंद्रमा एकदम गोल दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो जो पूर्णिमा आती है वो पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में पड़ती है, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, इसलिए उसका नाम चैत्र पड़ा। विशाखा क्यों पड़ा फिर? क्योंकि उस दिन इस महीने में जो पूर्णिमा पड़ेगी वो पूर्णिमा में जो चंद्रमा है वो विशाखा नक्षत्र में होगा, इसलिए उसको वैशाख बोला जाता है। ऐसे ही ये सारे नाम रखे जाते हैं। चलो मैं आपको एक अच्छे से दिखा भी देता हूँ कि यदि हम देखते हैं तो सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी अर्थ, दिस इज अर्थ। और ये अर्थ के चारों तरफ का जो स्काई है, आसमान है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ना हम बांट देते हैं। इस तरह से यदि हम देखा जाए तो हम पूरे आसमान को टोटल 12 पार्ट्स में बांटते हैं, फिर इसको और फर्दर पार्ट करते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पूरे नक्षत्र हैं, जैसे हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अ, ये ज्येष्ठा, मूल, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना? ये सब क्या है? नक्षत्र हैं। और यदि मेरा चैत्र महीना है तो चैत्र महीना मतलब तो चित्रा नक्षत्र यहाँ पर है, इसका मतलब जो पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा पे चंद्रमा इस चित्रा नक्षत्र में होगा। ऐसे ही आपको क्या दिख रहा है? विशाखा, यानी कि बैसाख जो महीना है वहां पर चंद्रमा जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा कहाँ होगा? विशाखा नक्षत्र में होगा, इसलिए इसका नाम बैसाख है। तो समझ में आया आपको कितना साइंटिफिक है? बल्कि मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये सब नक्षत्र के नाम है। तो यदि चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा है, मैं इसको थोड़ा उल्टा बोलूं, चित्रा नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो क्या नाम होगा उस मंथ का? पूर्णिमा यदि चित्रा नक्षत्र में आ जाए तो आप बोलोगे चैत्र। यदि विशाखा में पूर्णिमा आ जाए तब क्या होगा? तो बोलोगे बैसाख। तो सर स्वाति में आ जाए तो कभी पूर्णिमा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यही तो एक्यूरेसी है हमारे वैदिक सिस्टम की। वैदिक कैलेंडर भी हमारा इतनी एक्यूरेसी से डिजाइन किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं बल्कि चैत्र प्रतिपदा को बनाना है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको काफी सारी चीज क्लियर हुई होंगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी आए होंगे यदि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, जस्ट कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन बताइए, हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी देंगे। थैंक यू वेरी मच।